हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा एंड करंटली मैं VMMC सफदरजंग से MBBS कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर। सो आज हम रिविजन शीट में जो प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है दैट इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आज हम वो करेंगे। एंड अच्छा, इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मोरलेस ये रटने वाला चैप्टर है। इसमें कंसेप्ट्स थोड़े कम ही हैं मेरे ख्याल से, तो इसको आप मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करिए और एटलीस्ट NCERT की तो आपको हर लाइन समझ में आनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए उसी के साथ साथ। माना मुश्किल है बट मल्टीपल रीडिंग से पॉसिबल हो सकता है। सो आप वो ज़रूर करने की कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट इसको 3 से 4 बार पढ़ें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ के इसको याद भी करें, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये वाला जो पैराग्राफ है जस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इससे मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद जो फर्स्ट चीज़ है चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ जो है ये किस टाइप की होती है, कैसे होती है, ठीक है। एंड देन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, वो एक्सट्रिंसिक भी है इंट्रिंसिक भी है, तो वो फैक्टर्स देखेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ है क्या। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिकुअस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। अब बेसिकली डिफिनेशन क्या है ग्रोथ की, इट इज़ एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट्स और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, ठीक है। ग्रोथ जो है ये एनाबॉलिक और काइटाबॉलिक बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं उसकी वजह से होती है। एंड एनर्जी लगती है इसमें, ऑब्वियसली कुछ भी बॉडी में बिना एनर्जी के तो होगा नहीं, तो ग्रोथ में एनर्जी लगती है। एंड लाइक एक्सपेंशन अगर है लीफ की, दैट इज़ ग्रोथ, ठीक है। तो आप बट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस फीलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेसिंग। अब ये ग्रोथ नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था कि एक इरिवर्सिबल इंक्रीज है वो ग्रोथ है, तो ये एक रिवर्सिबल नहीं है, ये पानी को निकालने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सो ये ग्रोथ नहीं है, दिस मे बी कॉल्ड एज कि ये इम्बिबिशन का एग्जाम्पल है, तो ये ग्रोथ नहीं है, ठीक है। नाउ एक फैक्ट जो आपको याद रखना है कि प्लांट ग्रोथ जो है दैट इज़ इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो बेसिकली कुछ सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में, मॉर्फोलॉजी में प्लांट की, कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, एपिकल में, एक्सिलरी मेरिस्टेम हो गया, कैम्बियम में हो गया। सो वो वाले सारे मेरिस्टेम जो हैं वो उनको बेसिकली दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। तो इसीलिए जो प्लांट प्रोसेस दैट इज इनडिटर्मिनेट, इसका मतलब यह है कि दे हैव द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद जो डाइकॉट्स हैं प्लस जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये आपने पढ़ा है सब कि उनमें लैटरल मेरिस्टेम होता है जो कि उनकी गर्थ को इंक्रीज करते हैं, जो कि मोनोकॉट्स में नहीं होता, ठीक है। फिर ये डायग्राम है, इस डायग्राम में बेसिकली वही है कि लोकेशंस गिवन है मेरिस्टेम की, ये और जो एनाटॉमी में भी गिवन था, ठीक है। तो ये शूट अपेकल मेरिस्टेम हो गया, शूट की लेंथ बढ़ाता है, रूट अपेकल मेरिस्टेम जो रूट की लेंथ बढ़ाता है। देन डाइकॉट्स में, जिम्नोस्पर्म्स में भी है वैस्कुलर कैम्बियम जो कि गर्थ बढ़ाता है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है, कैसे? ग्रोथ को हम कई पैरामीटर्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, ठीक है। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। तो लाइक अगर लीफ है, कोई लीफ ग्रो कर रही है तो हम उसका एरिया के उसकी एरिया जो है सर्फेस एरिया उसकी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई मास है सेल्स का तो उसे हम उसके लाइक वॉल्यूम के या सेल नंबर के फॉर्म में याद कर सारी मतलब मेजर कर सकते हैं कि ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। कुछ फैक्ट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए, अभी तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं बट क्या पता पूछ लें। सो आप याद कर सकते हैं कि एक सिंगल मेज रूट अपेकल मेरिस्टेम जो है इट कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। तो ये जो आप देखेंगे कि जो पैरामीटर है जैसे सेल नंबर, ठीक है, वेराज यहाँ पे सेल साइज का भी एक एग्जांपल दिया है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब है ये मेजर करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। डोर्सियोवेंट्रल लीफ होती है डाइकॉट की, उसको हम मेजर करते हैं इंक्रीज इन सर्फेस एरिया, ठीक है ना। तो ये सारे कंसेप्ट हो गए। देन फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के फेज होते हैं 3, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ है यहाँ पे कि डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ एलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, तो आपको पता होना चाहिए कि एक टेक्निक है कॉल्ड द पैरेलल लाइन टेक्निक, और इसके बेसिस पे हम बेसिकली जोन ऑफ एलोंगेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये है क्या, तो हम देखें तो बेसिकली प्लांट ग्रोथ के 3 फेज़ हैं, ठीक है। वो 3 फेज़ हैं। सबसे पहला जो फेज़ है दैट इज़ द फेज़ ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवीजन, फेज ऑफ एलोंगेशन एंड फेज ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। तो 3 फेज हैं, इन तीनों के अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान देने चाहिए। तो लाइक जो मेरिस्टेमेटिक जो रीजन है उसके फेज है, ठीक है। तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कहाँ, रूट अपेक्स पे, शूट अपेक्स पे, एंड बेसिकली इस रीजन में जो सेल्स हैं दे आर रिच इन
प्रोटोप्लाज्म, दे पोजेस लार्ज साइज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियर, एंड जो सेल वॉल्स हैं इसकी प्राइमरी है नेचर में, ठीक है, मतलब इट कैन लाइक एक्सटेंड या मूव कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, ठीक है, और सेलुलोजिक है विद अबंडेंट प्लाज्माडेस्माटल कनेक्शंस। फिर उसके बाद जो इसके ऊपर जो सेल्स हैं अवे फ्रॉम द टिप, प्रॉक्सिमल कहते हैं, यहाँ पे वर्ड यूज है प्रॉक्सिमल, ठीक है, ये है मेरिस्टेमेटिक जोन के, दिस इज कॉल्ड द फेज ऑफ एलोंगेशन। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि देयर इज इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस फेज के। फर्दर अवे टुवर्ड्स एपेक्स या फर्दर प्रॉक्सिमल जो है, मोर प्रॉक्सिमल हम जाएंगे, तो इस फेज ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि सेल्स मैच्योर हो रहे होंगे, ठीक है, सो दे अटेन देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस, ठीक है ना। तो ये हो गया। देन ग्रोथ रेट जो है बेसिकली, अब ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट इज इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम, दैट इज रेफर्ड टू एज ग्रोथ रेट, ठीक है ना। तो इट कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज ग्रोथ रेट। नाउ ग्रोथ रेट भी दो टाइप की होती है, वन इज अरिथमेटिक एंड वन इज ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि दिस इज अरिथमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ एंड दिस इज ज्योमेट्रिक फेज ऑफ ग्रोथ एंड दिस इज अरिथमेटिक फेज। अब इसमें सिंपल सा फंडा क्या है, अगर सपोज कोई मेरे पास मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइड करके दो सेल बनाएगा माइटोटिकली, अब एक सेल अगर इसमें से परमानेंट हो गया, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं कर पा रहा और सिर्फ एक ही मेरिस्टेमेटिक बच रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक फेज, ठीक है। तो इसमें हम परमानेंट सेल जो बनाएंगे वो एक होगा और एक मेरिस्टेमेटिक होगा, तो दिस इज अरिथमेटिक फेज। सिर्फ एक ही सेल जो है जनरेशन में वो बचेगा जो मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है, बाकी सारे परमानेंट बन जाएंगे। अच्छा, ज्योमेट्रिक में ऐसा नहीं होता, ज्योमेट्रिक के केस में एक मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करके दो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएगा, तो मतलब जो सेल्स बन रहे हैं वो सारे केपेबल हैं फर्दर डिवाइडिंग के, तो इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक फेज, ठीक है। तो ऐसे अगर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं देन दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग एक्सपोनेंशियली, काफ़ी एक बड़ी रेट पे ग्रो करते हैं वो, ठीक है। अब अरिथमेटिक ग्रोथ में जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं बता चुका हूँ ये सब क्या हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से अब आप ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल भी है, दैट इज रूट एलोंगेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो ये एग्जांपल है अरिथमेटिक ग्रोथ का। इसकी इक्वेशन है दैट इज एल टी इक्वल्स एल नॉट प्लस आर टी। एल टी मतलब किसी भी एक टाइम पे लेंथ निकाल लिया आपने, ठीक है, एल नॉट मतलब इनिशियल भी तो एक लेंथ होगा, रेफरेंस लेंथ, उसे कहते हैं हम जीरो टाइम पे लेंथ ले ली, आर इज द ग्रोथ रेट या एलोंगेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब ये हो गया इसका ग्राफ, तो इट्स लीनियर ग्राफ, आप देख रहे हैं पार वन है दोनों की, एल की और टी की, सो इसीलिए एक लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, आपका स्लोप हो गया, तो ये ग्राफ है अरिथमेटिक ग्रोथ का। देन नेक्स्ट जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, इसका ग्राफ ये है, इसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू टी इक्वल्स डब्ल्यू नॉट ई पार आर टी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। अब ये सारे पैरामीटर्स पता नहीं चाहिए क्या क्या हैं। फिर इसके बाद इसमें ग्राफ में तीन फेज हैं, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज या ऑल्सो कॉल्ड एज लॉग फेज, वन इज द स्टेशनरी फेज, ठीक है। अब एक बायोलॉजी में एक चीज़ है कि कोई भी पॉपुलेशन भी अगर आप 12th में पढ़ेंगे इकोलॉजी में, कि कोई भी पॉपुलेशन भी अगर है वो भी ये सेम ग्राफ फॉलो करती है, ठीक है। मतलब ये कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्लोली इंक्रीज करोगे आप साइज़ में या वेट में या इन केस ऑफ पॉपुलेशन नंबर में, उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, उसके बाद फाइनली जब रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं आप पॉपुलेशन के, ऑब्वियसली कोई इनफाइनाइट रिसोर्सेज तो है नहीं इस प्लानट पे, सो इसीलिए फाइनली कम्स इन स्टेशनरी फेज, ठीक है। इसके बाद फिर जो डिक्लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये। सो बेसिकली ये ग्राफ बहुत कॉमन है बायोलॉजी में, आप आगे भी पढ़ेंगे, इसे सिग्मोइड कर्व कहते हैं ना, सिग्मोइड या एस कर्व, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर्व, तो डिफरेंसेस आ गए यहाँ पे इन दोनों कर्व्स में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट इज एफिशिएंसी इंडेक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि आर जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट है इस केस में भी, एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, रेफर्ड टू एज द एफिशिएंसी इंडेक्स, मतलब एक प्लांट कितनी रेट पे अपना न्यू मटेरियल बना सकता है उसे कहता है एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। तो जो फाइनल साइज है W1 दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल साइज W0, ऑब्वियसली इक्वेशन में भी दिख रहा है वो तो। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब तो वही है कि कितना, लाइक सपोज अब हम लीफ के एग्जांपल, लीफ के सिनेरियो में बात करते हैं, ठीक है। तो एक लीफ में सपोज दो लीव्स हैं A और B, ग्रो करके बनाई, दोनों ने एब्सोल्यूटली इंक्रीज़ किया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया में, ठीक है। दोनों बनाया ना, A' और P' बन गई फाइनली। अब इसमें ये है नेक्स्ट चीज़ की दो चीज़ें, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मतलब आप मेजर करेंगे कि कितना टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम हुआ है, ठीक है, वो दोनों इन दोनों का सेम आएगा। फिर एक चीज़ है रिलेटिव ग्रोथ रेट, वो इन दोनों की सेम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हम इनिशियल पैरामीटर को भी अकाउंट में लेते हैं, तो इसका इनिशियल सर्विस एरिया है 5 cm², इसका है 50 cm², तो दोनों का इनिशियल ही सेम नहीं है, तो इसीलिए रिलेटिव भी सेम नहीं होगा। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट हम कहेंगे कि लीफ A की ज़्यादा है, क्योंकि इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली इसने अपना लाइक डबल कर लिया, सो 100% इंक्रीज है इसका, एंड इसका इंक्रीज इतना नहीं है। इसका इंक्रीज हम निकालें तो चेंज है 5 का अपॉन इनिशियल 50 का,
तो परसेंटेज में निकालेंगे तो दिस इज 10%। तो इसमें रिलेटिव ग्रोथ रेट जो 10% का ग्रोथ किया है, रिलेटिवली इसका 100% ग्रोथ है, ठीक है। इसमें निकालोगे 5/5 × 100, तो दैट इज़ कि 100% इंक्रीज हुआ इसमें, ठीक है ना। सो दिस इज़ दिस पैराग्राफ। देन कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। दे आर वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ, ठीक है। और बेसिकली कुछ फंक्शंस के मैंने ये आप पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, बेसिक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कुछ एनवायरमेंटल सिग्नल्स हैं, लाइक लाइट है, ग्रेविटी है, दे ऑल्सो अफेक्ट सर्टन फेजेस या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ऑब्वियसली एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज चाहिए, पीएच चाहिए जो कि सूटेड है बेस्ट ग्रोथ के लिए, तो ये कंडीशन ऑफ ग्रोथ हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर एक कंसेप्ट आता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें बेसिकली ये है कि इन दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे मैं समझा देता हूँ, फिर आप पढ़ के देख सकते हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पहले डिफरेंशिएशन का, तो ये आपको पता है कि अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है और सपोज वो बनाता है पैरेन्काइमल सेल, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो इसने बनाया पैरेन्काइमा या सपोज कॉलनकाइमा या कोई भी टिश्यू बनाया जो कि अब आगे परमानेंट सेल है, वो परमानेंट टिश्यू है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। देन ये अब सपोज पैरेन्काइमा सेल आपने पढ़ा होगा कि दे आर केपेबल ऑफ फर्दर रिवेट, मतलब वो वापस से डिवीजन फेज में घुस सकते हैं, ठीक है। तो इसने वापस से बनाया एक मेरिस्टेमेटिक सेल, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के बाद ये आया आपका डी डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। देन उसके बाद अब इसका एग्जांपल क्या है बॉडी में, हाँ, तो जो पेरेंट का जैसे आपने देखा होगा कि कॉर कैम्बियम बनता है, ठीक है, तो वो कैसे बनता है, वो कॉर्टेक्स के सेल्स बनते हैं, वो बनाते हैं उसको, तो वो दे अगेन रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, तो उससे हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हमारा बन गया वैस्कुलर कैम्बियम बन गया या कॉर कैम्बियम बन गया, अब ये वापस से करते हैं रीडिफरेंशिएट और वापस से बनाते हैं परमानेंट सेल्स, लाइक आपके कॉर्क सेल्स हो गए, ठीक है, आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, जो एनाटॉमी वाले चैप्टर में गिवन है वो सब, तो वो कहते हैं रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अभी पढ़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ गिवन है इस पैराग्राफ में कि जो प्लांट में जो डिफरेंशिएशन है ना, दैट इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट, ठीक है। डिफरेंशिएशन भी इनडिटर्मिनेट है, वो आई थिंक इसी पैराग्राफ में गिवन है या आगे आएगा, तो वो देख लेंगे अभी एक बार, है ना। तो आप पढ़ के देख लीजिएगा और ये लाइन आपको मिलेगी अगर यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट भी है कि वो क्यों है इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। अब डेवलपमेंट जो है क्या होता है, डेवलपमेंट इज टर्म दैट इनक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सेनेसेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली पैदा होने से लेकर मरने तक जो चीज़ हो रही है हमें, वो डेवलपमेंट ही है, ठीक है। तो जो अभी एक डायग्राम आएगा वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा समझा सकता हूँ कि जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है, ऑब्वियसली साइज में ग्रो करता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, ठीक है, ऑर्गेनल्स डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, उसमें सेल डिवीजन होता है। एक सेल अरिथमेटिक ग्रोथ का केस है, तो एक सेल वापस से मेरिस्टेमेटिक बन गया और एक सेल डिफरेंशिएट करके फाइनली एक्सपेंशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, वो मैच्योर हुआ, एंड देन ऑब्वियसली डेथ हो गई उसकी सेनेसेंस के थ्रू, ठीक है। तो ये समझाना चाह रहे हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है बेसिकली, ठीक है ना। अब उसके बाद प्लास्टिसिटी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, ये लाइन है, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मतलब ये कि एक प्लांट एनवायरनमेंट के या अपनी लाइफ साइकिल के अलग अलग फेजेस में डिफरेंट पाथवेज लेके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर में अगर हम पीजीआर को छोड़ दें, रेगुलेटर्स को प्लांट ग्रोथ के, तो उसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शायद यही है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है कि हेट्रोफिलियन, कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर, तो इन प्लांट्स में जो लीव्स हैं जुवेनाइल प्लांट के, दे आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज इन मैच्योर प्लांट्स, ठीक है। जो गिवन भी डायग्राम में लैक्सपर का गिवन है और यहाँ पे बटरकप का गिवन है। अब ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, जो बटरकप में है वो एनवायरनमेंट की वजह से हो रही है कि वाटर में है, लीव्स जो वो अलग हैं और जो एयर के कॉन्टैक्ट में है वो अलग हैं। और कॉटन, कोरिएंडर, लैक्सपर में जो हो रही है दैट इज डेवलपमेंट लेटरफिली, मतलब वो उनके लाइफ साइकिल जो फेजेस हैं उसके अलग अलग लाइफ की, उस पर डिपेंड कर रही है कि एक फेज़ में अलग है, दूसरे फेज़ में अलग है, ठीक है ना। तो ये हो गया। देन उसके बाद आपकी जो ग्रोथ है, दे आर मतलब ग्रोथ है, डिफरेंशिएशन है, डेवलपमेंट है, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड टर्म्स है ना, ये बात तो है ही। सो अब ब्रॉडली हम देखें तो डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड, हाँ, तो जो डेवलपमेंट है दैट इज कंसिडर्ड एज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये इक्वेशन आप, मतलब ये जो कंसेप्ट है आप ध्यान रखें कि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली है। देखो सेल जो है वो साइज में इंक्रीज कर रहे हैं जाइगोट में, ठीक है,
या एक फीटस में, प्लस वो कुछ डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं, मतलब लाइक कि भाई ये किडनी बनाएंगे या ये हार्ट बनाएंगे, सो उस पूरे को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। अब ये जो डेवलपमेंट है ये दो तरीके से रेगुलेट हो रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक अगर हैं तो जेनेटिक हैं, इंटरसेलुलर फैक्टर्स हैं, और या इंटरसेलुलर फैक्टर्स हैं दैट इज़ कि पीजीआर वगैरह। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं तो वो लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन है, जो हम पहले देख चुके हैं कि ये इफेक्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, तो जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रिवीजन शीट प्रोवाइड की गई है ना, तो उसमें मैंने मतलब इसमें आपको बेसिकली करना क्या है कि पूरी एनसीईआरटी की हर एक लाइन ढंग से पढ़नी है कि वो किस टॉपिक में गिवन है। या एक जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में क्या क्या लिखा है आपको सब कुछ लिटरली याद होना चाहिए कि हाँ ये लाइन भी ऑक्सीजन में गिवन है और ये भी ऑक्सीजन में गिवन है। तो मैंने कोशिश किया कि मैं इस पूरे पैराग्राफ को कंडेंस करके पॉइंट्स की फॉर्म में आपको रिवीजन शीट की फॉर्म में दे पाऊँ, ठीक है। तो एक तो वो वाली चीज़ हो गई। उसके बाद आपको पढ़ना है, और आप चाहें तो अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। तो उसके लिए वही तरीका है कि आपको लाइक लाइन बाय लाइन इसको ढंग से पढ़ना है, समझना है, और एक टेबुलर फॉर्मेट भी आप इसका बना सकते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आपको ये 3 से 4 पन्ने हैं जो कि आपको पूरे मतलब लाइक ढंग से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो लाइक अब मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज इसमें कुछ समझने का नहीं है, तो आप वो खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो पीजीआर जो है दो टाइप के होते हैं बेसिक सर, ब्रॉड डिवीजन है, ग्रोथ प्रमोटर भी होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर भी होते हैं। जो आपका ग्रोथ प्रमोटर है देयर आर 3 टाइप्स, सॉरी, ऑक्सिन्स हो गए और जिब्रेलिन्स हो गए, और एक जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है हाँ ऑक्सिन्स हो गए, जिब्रेलिन्स हो गए। अच्छा, जो इनहिबिटर्स हैं दे आर इथाइलिन और आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऑक्सिन्स, अब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन गिवन है कि जो ऑक्सिन्स हैं दे आर इंडोल कंपाउंड्स, ठीक है, और एडेनिन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं या डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड हो सकते हैं विच आर एब्सिसिक एसिड, ठीक है। जो काइनेटिन्स हैं मतलब प्यूरिन जो है दे आर एडेनिन डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। और जो टर्पीन्स हैं मतलब जिब्रेलिक एसिड जीएस जो हैं दे आर टर्पीन्स, गैसेज हैं कुछ इथाइलिन जैसे गैस है, ठीक है। हाँ तो वो वाली बात है साइटोकाइनेस। तो जो पीजीआर्स हैं ये मैंने बता ही दिया आपको। अब इसके यहाँ पे कुछ ब्रॉड फंक्शंस के मैंने दो कि ये ग्रोथ इनहिबिटर्स क्यों हैं या ये ग्रोथ प्रमोटर्स क्यों हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, जैसे सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। तो ये जो ग्रुप है पीजीआर्स का जो इस फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है दैट इज ग्रोथ प्रमोटिंग, और जो इसके ऑपोजिट है दैट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग, जैसे डोरमेंसी हो गया, एब्सेशन हो गया, इसे कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग, लाइक जिब्रेलिक सॉरी इथाइलिन एंड ऑक्सैल इसको एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये इनहिबिटर्स हैं ग्रोथ। अच्छा, इथाइलिन जो है दैट कुड फिट इन आइदर ऑफ द ग्रुप्स, बट ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज इसके इनहिबिटर है, तो इसीलिए इसको इसमें रखा गया है। अच्छा, आप इस चैप्टर में इसका डिस्कवरी वगैरह भी सब ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। ईयर के मैंने वो भी आप ढंग से पढ़िए, वो सारी चीज़ें आ सकती है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि ब्रॉडली आपको क्या क्या पता होना चाहिए। ऑक्सीजन में आपको अपाइकल डोमिनेंस का टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस केमिकल कॉम्पोजिशन में कहूँगा हर का ही कर लीजिए ढंग से, ठीक है। और उसके बाद जिब्रेलिन्स में टाइप्स होते हैं GA1, GA2, GA3। GA3 जो है इसमें वन ऑफ द फर्स्ट जो भी डिस्कवर हुआ था एंड रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, ठीक है। इसके कुछ चीज़ें हैं, रोजेट हैबिट है, इसमें काफ़ी यूज़फुल है ये। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। साइटोकाइनेसिस के केस में जो इसकी डिस्कवरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, तो आपको वो पता होनी चाहिए। और भी साइटोकाइनेस जो है ये अपेकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड द प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन द डिलीवरी ऑफ लीफ सेंसेस। तो ये चीज़ें जो है ये आपको बेसिकली पढ़ के अपने दिमाग में सेट करनी है, ठीक है। फिर इथाइलिन जो है इसका डिस्कवरी, इसका यूज कैसे होता है, इसके बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं वो सब, ठीक है। और ए भी है एब्सिसिक एसिड, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली इसका सबसे नाम से मतलब ABA जो है ये इनहिबिटर है ऑब्वियसली, इथाइलिन से ज़्यादा इसके इनहिबिटरिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो जैसे क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हो गया, टॉलरेंस। अच्छा, आपको लगता होगा कि ये जो प्लांट इनहिबिटर हार्मोन्स हैं बेसिकली ये प्लांट का बुरा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये बेसिकली प्लांट्स की टॉलरेंस बढ़ाते हैं टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। मैकेनिकल हो गया, अंदर के स्ट्रेसेस हो गए, तो उसके अगेंस्ट इनकी जो टॉलरेंस है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो काम करते हैं ये। अब
उसके बाद एक चीज़ ये है कि जो PGRs हैं वो मतलब एक किसी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए हो सकता है कि मल्टीपल PGRs एक्शन कर रहे हो, एंटागोनिस्टिक हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए या सिनर्जिस्टिक हो गए, ठीक है। तो वो वाली फेस है, इंडिविजुअलिस्टिक हो सकते हैं या सिनर्जिस्टिक हो सकते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइक जो टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वो कैसे अफेक्ट करता है प्लांट मूवमेंट्स को, या सॉरी प्लांट ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। अब उसमें से कुछ इवेंट्स हैं लाइक वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट्स, तो इन सबको एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी रेगुलेट करते हैं। अब हम दो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज लाइट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म। अब फोटो पीरियोडिज्म क्या है? बेसिकली ये है कि प्लांट जो है वो फ्लावर तब तक, मतलब एक प्लांट में इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट। मतलब अगर हम लाइट को एक्सपोज करेंगे तो फ्लावरिंग करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे तीन टाइप के हम डिफरेंशिएट करेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो ये तीन कैटेगरीज हो गई डे न्यूट्रल प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या है? एक क्रिटिकल ड्यूरेशन की, अगर आपने ज़्यादा लाइट दी तभी वो लोग फ्लावर करेंगे, तभी वो प्लांट्स फ्लावर करेंगे। क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम में लाइट दी तब शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर करेंगे। और वो प्लांट्स जो कि बेसिकली दे फ्लावर आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी, मतलब समझ रहे हो, उनको डिपेंड नहीं करता लाइट कितनी देर है, उनको बस अपनी वेजिटेटिव मैच्योरिटी कंप्लीट करनी है, देन वो फ्लावर करेंगे। तो वो चीज़ हो गई DNP में, ठीक है। तो मैंने समझा दिया, डायग्राम आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गिवन है। देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि फ्लावरिंग जो है, बेसिकली ये भी डिपेंड करता है कि जो LDP है, क्रिटिकल, सपोज LDP है, ठीक है, क्रिटिकल ड्यूरेशन है, इससे ज़्यादा हमने लाइट दी बट बीच में एक ब्रीफ पीरियड फ्लैश, एक डार्कनेस का भी दे दिया हमने उसको, तो फिर वो फ्लावर नहीं करेगा। क्योंकि ये भी इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका डार्क फेज कितना है, मतलब डार्क भी क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा नहीं देना है आपको, या कम नहीं देना है, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर्स, ऑल्सो द रिलेटिव ड्यूरेशंस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। और बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लावरिंग में होता क्या है। फ्लावरिंग में जो शूट अबाइसेस हैं दे बेसिकली मॉडिफाई दमसेल्स, ठीक है, फ्लावरिंग अबाइसेस बन जाती है वो, और जो इंटरनोड की ग्रोथ है वो बेसिकली रुक जाती है। तो 3-4 जो नोड्स हैं वो एक जगह एक्यूमुलेट होते हैं, फिर उनमें से एक नोड जो है वो बनाता है गाइनोशियम, फिर एक बनाएगा आपका एंड्रोशियम, फिर जो बाहर वाले हैं वो करोलो और कैलिक्स बनता है। सो ऐसे करके प्रोसेस है ये। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ अब इसमें, कब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो साइट ऑफ परसेप्शन है दैट आर द लीव्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आ सकता है नीट में। एंड एक हाइपोथेसिस है कि देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड फ्लोरिजिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फ्लावरिंग। इससे क्या होता है कि जब लाइट आती है, सो दिस सब्सटेंस माइग्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू शूट अबाइसेस फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे फोटो पीरियोडिज्म जो है वो एक्ट करता है। सो इट इज़ थ्रू द फ्लोरिजन हार्मोन, जो कि हाइपोथेसिस है, अभी तक ऐसा कोई हार्मोन मिला नहीं है, इट्स जस्ट अ हाइपोथेसिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वर्नलाइजेशन की, तो बेसिकली ये डिपेंडेंट है टेम्परेचर का इफेक्ट है, ठीक है। तो जब प्लांट्स को हम आदर क्वान्टिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, ठीक है, तो वर्नलाइजेशन हो गया, ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रिंगाइजेशन या येरोवाइजेशन, ठीक है। तो आप ये पैराग्राफ पढ़ के देख सकते हैं। ये एक्चुअली ये वाला पैराग्राफ इतना इंसाइड ने क्लियर नहीं किया है, तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप बाकी इसको पढ़ें, बट आप ये ज़रूर पढ़ लें कि सब्जेक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ अ बाइनल प्लांट टू अ कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स अ सब्सिक्वेंट फोटो पीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मतलब जो बाइनल्स है कॉमन, उनमें इफेक्ट होता है वर्नलाइजेशन का, सीन इन बाइनल प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल शुगर बीट, कैबेजेस, कैरेट्स एंड सम ऑफ द कॉमन बाइनल्स, तो इसमें इफेक्ट होता है बेसिकली वर्नलाइजेशन का। उसके बाद जो टॉपिक है जो पिछले साल बेसिकली एनसीईआरटी के चैप्टर में ऐड किया गया था, वो है सीड डॉर्मेंसी का। इसमें ना कुछ केमिकल्स के बने जो कि इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, तो वो याद होना चाहिए, एब्सिसिक एसिड, फेनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड एंड, ठीक है। तो ये वाले फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। फिर डॉर्मेंसी को ओवरकम करने के मेथड्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है इसमें, ठीक है। तो कुछ नेचुरल मीन्स हैं, कुछ मैन मेड मीन्स हैं, मेजर्स हैं। तो जैसे सीड कोट बैरियर है सीड्स में, दैट कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल अब्रेशंस यूजिंग नाइफ्स, सैंड पेपर एक्सेट्रा, विगरस शेकिंग हो गई, ठीक है। बाकी नेचर में नेचुरल मीन जो है दैट इज माइक्रोबियल एक्शन हो गया, और पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जब कोई कोई भी सीड है वो जा रहा है, सपोज आपने उसको इंजेस्ट किया, फिर उसके बाद वो आपके किसी भी एनिमल के जो GIT है उसके थ्रू जा रहा है, तो जब अब्रेशन होंगे सरफेस पे, तो उसके बाद जब वो फिर इजेस्ट होगा वापस से, तो उसके बाद उसकी जो सरफेस है वो इतनी रफ नहीं है अब, तो अब वो बेसिकली जर्मिनेट कर पाएगा, ठीक है।
और तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको चेंज करेंगे, मतलब उसकी जो जर्मिनेशन है उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करने का तरीका है, तो लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, देयर अदर मेथड्स टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी। और चिलिंग कंडीशन जैसे कि हमने देखा अभी, या सर्टन केमिकल्स, जिब्रेलिक एसिड जो है, नाइट्रेट्स हैं, ये बेसिकली प्रमोट करता है जर्मिनेशन को। तो ये फैक्टर्स है जो कि सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि है ना, तो कुछ टॉपिक्स हैं, पीजीआई वाला मैं फिर कह रहा हूँ आपको ढंग से कर लेना चाहिए, उसमें क्वेश्चन गारंटीड है एक ना एक। और बेसिकली इतना ही है। वर्नलाइजेशन में आपको ये बीच का पैराग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये होता क्या है और एग्जाम्पल्स इसके ये अच्छे से आने चाहिए। सो इसके साथ ये चैप्टर फिनिश। आप पूरा रीडिंग कर लीजिएगा, कंसेप्ट थे नहीं इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा समझाया नहीं। सो ओके, ऑल द बेस्ट एंड